रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से मेरठ की धड़कन रोजाना खबर, हम सभी खबरों को लेकर संजीदा रहते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धर्म से हो, संस्कृति से हो और सामाजिक ताने बाने को समेटने वाला हो, जन समस्याओं को लेकर हो। आज हम आ गए हैं मेरठ के पुराने शहर डालमपाड़ा में। वहाँ पे आज हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी से, जो लगातार कई दशकों से ज्योतिष विधा में निपुण है और लगातार देश दुनिया में उनकी एक अलग ही ख्याति है। आज हम बात करेंगे 7 सितंबर को जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, उसको लेकर हमें आपको क्या करना चाहिए, उस ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किस तरीके से आम जनमानस क्या करे कि उनको फायदा हो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। सभी जनमानस को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। जिस तरह आपने मुझसे 7 तारीख के लिए बात की है, 7/9/2025 वार रविवार, पूर्णमासी। ये जनरली हर साल 1-2 बार एक साल में होता रहता है और ग्रहण तो लगातार पड़ते रहते हैं। तो इस बार चंद्र ग्रहण है, 21 तारीख का सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका प्रभाव हर जाति के ऊपर पड़ता ही है। हर व्यक्ति पे, हर पुरुष पे, हर जानवर पे, जमीन के नीचे रहने वालों पे, जल के ऊपर, सब पे पड़ता है। तो कितने बजे से कितने बजे होगा और फिर क्या करें लोग, क्योंकि चंद्रग्रहण तो रात्रि के समय ही होता है, लेकिन क्या करें और क्या ना करें गर्भवती महिलाओं के लिए, क्या कुछ तो आम जनमानस इसमें बहुत कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने इष्ट साधना का सबसे अच्छा समय है, लेकिन ग्रहण को हम ज्योतिषियों ने एक पागलपन तक इसको इतना प्रचार और प्रसार कर दिया है कि लोग ग्रहण के नाम से डरने लगे। चंद्र ग्रहण में पानी का जो सैलाब होता है यह अस्थिर हो जाता है। अच्छा। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, जहां पर नदियां चढ़ी हुई हैं, उनका प्रकोप देखने को मिलता है। ऐसा चंद्र ग्रहण में होता है। अच्छा। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हर साल 2-3 बार चंद्र ग्रहण पड़ता है, 1-2 बार सूर्य ग्रहण पड़ता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा धरती के बहुत नजदीक है, इसका प्रभाव हर जनमानस पर पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ 7 ग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, 9 ग्रह के ऊपर 12 राशियां बेस्ड हैं, तो 12 के ऊपर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। किसी को लाभ होगा तो किसी को हानि होगी। किसी के ऊपर शनि का 7.5 ही चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है। लगातार कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। लेकिन इस बार जो चंद्र ग्रहण है, ये अमेरिका के लिए काफी भारी रहने वाला है। अच्छा। स्पष्ट कहना चाहता हूँ, और हो सकता है उन्हें रोल बैक करना पड़े। और मुझे तो कुछ और भी लगता है कि कुछ शासनाधीश विभिन्न देशों की गद्दियां बदलने का डर मुझको दिखाई देता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इसके पीछे कारण है, इस समय भारत के अंदर 2024 से 2029 तक गुरु प्रबल है, और आप देख रहे होंगे 2024 से भारत हर प्रतिघात से दूर होता जा रहा है। भारत के ऊपर रोजाना अटैक हो रहे हैं। विपक्षी लोग सत्ता के ऊपर लगातार निगाह बना के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा प्रबल है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और मन पे तो आपको पता है कि मन के जीते जीते, मन के हारे हार। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो मानव के जीवन पर उसके मन के द्वारा पड़ता है। ऐसे ही चंद्रमा का प्रभाव पानी के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब आप देखिए पिछले 1 महीने में क्या हुआ है। जो मैंने 7 महीने पहले, 8 महीने पहले लिखा था, 4 जनवरी के आसपास लिखा था कि फलानी जगह पर पहाड़ टूटेंगे। कभी आपने सुना था राजस्थान में और महाराष्ट्र में और उसमें राजस्थान में इस तरह की फ्लड आएंगे कि जनमानस, पहले बिहार फ्लड के नाम पे जाना जाता था। बिहार शांत है, बिहार शांत है लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, पानी की क्या हाल है। मैंने 7 महीने 8 महीने पहले लिखा था। प्रलय हो रहा है जगह जगह पर। हिमाचल और उत्तराखंड बहुत भीषण स्थिति। उत्तराखंड की तो बात ही मत कीजिए साहब, हिमाचल को बिल्कुल पानी ने तबाह कर दिया है। उत्तराखंड के तो कुछ हिस्से हैं जहां पर पानी का सैलाब आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में तो रोजी रोटी की दिक्कत। 7 सितंबर का जो चंद्रग्रहण है वो विदेश में, अमेरिका और तमाम देशों के लिए है या भारत में आंशिक असर? देखो साहब, भारत में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होगा। जहां पर भी सूर्य ग्रहण है वहां पर
दिन होता है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण जहाँ पर रात होती है वहां दिखाई देता है। यहाँ पूर्ण चंद्र ग्रहण माना यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण है वो रात को 9:57 पे पड़ना शुरू होगा। अच्छा। और उसका जो मिडिल पक्ष आएगा जिसको मध्य आता है वो 11:41 पे आएगा। और चंद्रमा का जो मोक्ष होगा वो 1:27 पे होगा। ये भारत में दिखाई देगा। अटलांटिका, पश्चिमी प्रशांत सागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिका महासागर में दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका में उस समय दिन होगा तो वहां पर तो नहीं दिखाई देगा ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असर नहीं होगा। असर तो सब पूरी धरती पे होगा इसका। ऐसा मत मानिए कि उसका असर जहाँ दिखाई नहीं देगा तो वहां नहीं होगा। इसके लिए मतलब क्या सूतकों तो लगते हैं वो ठीक है, कुल ग्रहों के लिए कुछ ये है कि मंत्र 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। और 12 घंटे पहले सूतक लगने का मतलब यह है, सिर्फ एक ही मतलब है कि हम लोग, क्योंकि धरती पर रहने वाले तो देवताओं को हाथ ना लगाएं मंदिर के, लेकिन घर के देवता को लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो देवता जो मंदिर पत्थर की मूर्ति है उसके अंदर कहते हैं प्राण आ जाते हैं, तब हमारा हाथ लगाना उस पर वो गलत होता है। इसीलिए जनमानस को नहीं पता होता, मंदिर मजबूर होकर बंद कर दिए जाते हैं, न कि जानबूझ के बंद किए जाते हैं कि जिससे हम लोग मंदिर में ना जाएं और हम अपनी पद्धति से भगवान के पैर ना छुएं, अशुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, फिर भी कुछ ग्रहों के लिए कुछ अच्छे और नुकसान। मैं 12 के 12 ग्रह आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है मेष। मेष 1 नंबर से शुरू होता है, चौथे घर के अंदर इसमें चंद्रमा माना गया है। तो मेष लगन के लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वो सामान्य से थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि ये भावुकता का प्रधान ग्रह है। तो ऐसे में जो मेष लगन वाले लोग हैं उन लोगों को अपने मन का ध्यान रखना पड़ेगा। जो निर्णय वो तुरंत लेते हैं उसको टालना पड़ेगा। जनरली मेष लगन वाले बड़े गर्म जोशी वाले लोग होते हैं। आता है इसके बाद मेष के बाद कहेंगे हम तो वृक्ष लगन बोलेंगे। वृक्ष लगन का खाना नंबर 2 होता है। ये हमारे कुटुंब का कारक होता है। 5वें घर में इसमें चंद्रमा चला जाता है। फिर ये आप चंद्रमा कहीं भी बैठा सकते हैं। तो ऐसे में जो वृक्ष लगन है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने ऐसे में इष्ट को ध्यान रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध है। बुध और चंद्रमा में बैर है, विष योग बनता है। ऐसे में हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कहते तो ये भी हैं गणेश जी और चंद्रमा में भी 36 का आंकड़ा है, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया और रिश्ते के हिसाब से जो माता भगवती सती थी वो उनकी साली होती थी, क्योंकि राजा बलि के जो मानस पुत्र थे उसमें चंद्रमा भी थे, क्योंकि दामाद थे वो, रोहिणी के पति माने गए हैं। ऐसे में थोड़ी सी मक्कारी तो आती है, इसलिए कहते हैं चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। चौथ को चांद जो है निकला हुआ होता है, बहुत सुंदर से, लेकिन कहते हैं कि इसको देखने से विष योग दोष लगता है, जिसके लिए हमें 1 साल में 1 दिन मिलता है इसके प्राण का, वो मिलता है करवा चौथ का। कहते हैं ये औरत को रखना चाहिए, आदमी नहीं मरेगा। अरे भाई, जो 70 साल से व्रत रखे उसका आदमी नहीं मरेगा क्या? जो धरती पर आया है मरेगा नहीं? ऐसा नहीं है। ये पति पत्नी को मिलकर व्रत रखना चाहिए, क्योंकि चौथ के चंद्रमा पे तो सभी की निगाह पड़ती है। मैं तो पिछले 32 साल से उपवास करता हूँ करवा चौथ का। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको सबको मिलकर करना चाहिए। आज हम मजाक बनाते हैं इसका। ये चंद्रमा के और गणेश जी के विश्वास का कारक है, जो हम लोग इसकी पूजा करते हैं, जिसे करवा चौथ कहते हैं। करवा प्रतीक है हमारी समस्याओं को निदान करने का। खैर, मैं बात को कहीं और ले गया, वापस आता हूँ। इसके बाद आता है कर्क। कर्क का स्वामी कुछ चंद्रमा है। और आपको बता दूं, मैं बहुत कम लोग जानते होंगे कि चंद्रमा और सूर्य जिनके पास सिर्फ एक घर है, बाकी सभी राशियों को उन्होंने 2-2 घर दिए हैं। देने वाले भी चंद्रमा ही है। भगवान ब्रह्मा ने जो जो किया है उस सृष्टि के लिए, उसके जो वाहक हैं यही 7 ग्रह हैं। राहु केतु की वजह से हम लोग डराते हैं पब्लिक को, लेकिन राहु केतु तो लाइट है। अल्ट्रावाई और रे 2 हैं। क्या बिगाड़ेंगे किसी का? लाइट क्या बिगाड़ेंगे किसी का? लेकिन हम लोग यदि उसको रोटी देते रहें, उसको पानी देते रहें, खाद पानी, ठीक रहेंगे, शांत रहेंगे। तो ग्रह तो कुल 7 ही है ना। अल्ट्रावायलेट क्या बिगाड़ेगा? ज्यादा गर्मी लगेगी, पसीने ज्यादा आएगा, पसीने में बदबू ज्यादा आएगी, यही तो होगा। छाए में रहिए। रे, सूर्य को जल देने का जो प्रावधान है वो रे किरण की है, कि आप जब सूर्य को जल देंगे तो रे किरण ग्रे कलर की होती है, वो आके हमारी अल्टीज को छुएगी, तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी हो जाएगा। सीधा सीधा है। चंद्रमा के कर्क लगन के ऊपर मन की स्थिति अशांत रहती है, ये इसका मेन है। मन को ठीक रखिए, आपके हाथ में है।
हो सके तो आप पानी गर्म करके रखिए, गर्म पानी पीजिए, आपका मन ठीक रहेगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय महामंत्र है। इसके बाद आते हैं 5वें घर में आ जाते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि की स्थिति सामान्य रहनी है, शनि की ढैया चल रही है उसके ऊपर, वैसी परेशान है, सब काम धीमे हो रहे हैं, चंद्रमा क्या बिगाड़ेगा उसका। अब आते हैं हम कन्या राशि पे। कन्या राशि 8वें घर क्या है? कहते तो यहाँ बीमारी का घर है, लेकिन यदि अपने आप में आदमी सावधानी बरते तो बीमारी भी सुख में बदल जाती है। यहाँ पर राहु और शनि बैठ के इंसान को बहादुर बना देते हैं। इसके बाद आता है 7वां घर। कन्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आता है 7वें घर। 7वें घर में यदि चंद्रमा हो तो आदमी भावुकता का घर किस चीज का है? 7वां घर आपके रोजगार का, आपकी ससुराल का। ग्रह कौन सा हुआ? इसका हुआ शुक्र का ग्रह हुआ तुला। मिथुन के उसके कन्या के बाद तुला पे आएंगे ना 7वां घर। तुला राशि वाले जनरली खूबसूरत होते हैं, देखने में स्मार्ट लगते हैं। जो फिल्मी सितारे कामयाब, उनकी कुंडली में देखेंगे तो शुक्र उनका बहुत बलवान है। शुक्र सही सब आप लड़की देखिए ना, कोई लड़की 50 साल की नजर आती है, पता उससे पूछो उम्र कितनी है, उन्होंने कहा जी डरते हुए बोलती है 68 साल की है, दिखाई 50 की दे रही। इसके पीछे शुक्र कहीं ना कहीं कारक है। 7वें घर में शुक्र बैठ जाए, लगन में शुक्र बैठ जाए तो इंसान बहुत जमाने तक जवान बना रहेगा, एकदम बुढ़ापा आता है उसको। इसके बाद आ जाते हैं अष्टम हाउस का। उसका स्वामी वैसे तो मंगल है। अष्टम हाउस 8वां घर, उसका स्वामी वैसे तो मंगल है, लेकिन उसकी जो राशि है वृश्चिक है। चंद्रमा यदि वहां बैठ जाए तो मन को परेशान करता है। आदमी अजीब सी एंजाइटी में प्रेरित रहता है, एंजाइटी उसको होती है। तो ऐसे में चंद्रमा का दान सबसे अच्छा है। अब चंद्रमा का दान क्या होता है? चंद्रमा का दान होता है रात को सोने से पहले 1 गिलास तेज गर्म पानी पिए। अच्छा, खुद को? इसकी कोई दवाई नहीं है ना संसार में, क्या दवाई करोगे? चंद्रमा की दवाई क्या करोगे आप बताओ? अच्छा, एक दवाई दे देगा वो आपको, नजला जुकाम खांसी की, हो गया, रात को नींद आ जाएगी क्योंकि उसमें नशा होता है। क्या दवाई दोगे आप? इसका इलाज सिर्फ एक है, रात को सोते हुए गर्म पानी पीजिए, बेस्ट है। 100 दवाइयों की एक दवाई, ना बाल सफेद होंगे, ना दाढ़ी मुंह सफेद होगी, ना दांत टूटेंगे, ना जीभ खराब होगी। तो यस, तेज गर्म पानी पीजिए सिप करके, बहुत बढ़िया। अब 9वें घर में आ जाइए। 9वां घर कहने को तो गुरु का है, लेकिन चंद्रमा वहां बैठा है धनु राशि में। तो धनु राशि में चंद्रमा बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। सब लोग कहते हैं कि ये तो गज केसरी योग बन गया, लेकिन नहीं माना जाता। चंद्रमा गुरु के बीच में ऐसे संबंध है, ऊपर से तो बहुत अच्छे, कैसे? जैसे राहुल गांधी और मोदी जी के बहुत अच्छे हैं, वो पैर भी छुएंगे, सब कुछ करेंगे, बाहर जाके गाली बकना शुरू कर देंगे, मोदी जी की नाक को भी गाली बक देंगे। चंद्रमा कारक है उसका। अब इसके लिए तो मन को शांत करना ही तो एक रास्ता है, और क्या चीज आपके पास है? कौन सा मंत्र आपको बताओ जिससे चंद्रमा शांत हो जाए? शेरवाणी के ऊपर नियंत्रण रखना ही तो ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मकर में। चंद्रमा यदि मकर में बैठा हो, 10वें घर में बैठा हो, तो व्यक्ति शालीन होता है, कारोबार के अंदर रोशनी रहती है। 10वें घर का चंद्रमा 23 साल की उम्र के अंदर कामयाब कर देता है। पर्यटन से जुड़ा हुआ होता है, मंदिरों में जाना पसंद करता है, परिवार के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बराबर में गुजर रही लड़की को भी टेढ़ी आंखों से देखना पसंद करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं, आजकल तो अब तो मकर राशि के अंदर शनि की 7.5 खत्म हो गई है, अच्छा समय चल रहा है मकर राशि का। पिछले 5 साल बहुत खराब गए मकर राशि के। जो मेरी बात व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको इस बात का पता है कि उन्होंने पिछले 5 साल 20/1/2020 से लेके 23/3/2025 तक क्या झेला है, उनके दिल को पता है। 5 साल 2 महीने। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा थोड़ा परेशान करता है। ग्रहण का असर पड़ता है। ग्रहण का असर पड़ता है, बात सारी ग्रहण से संबंधित कर रहा हूँ। हाँ, 11वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो मन उदासीन रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए, ऊंचाई पे जाने से बचना चाहिए, तो ठीक ठाक रहेगा। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः उसका मंत्र होता है। जब चंद्र ग्रहण पड़े उस समय इसकी उपासना करना उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आते हैं 12वें घर में। 12वां घर क्योंकि मीन का है, हम बोलते हैं घट, जहाँ मछलियाँ, मतलब मीन का मतलब है मछली, मछली का मतलब है पानी। 1 से 2 तीर निकलते हैं, 2 तीरों से 10 तीर बनते हैं। उसी के आधार पर रचना ज्योतिष की गई है। वेदों का जो चौथा रूप है वो ज्योतिष है, क्योंकि वेद तो बोलते नहीं है, जो बोलेगा वो ज्योतिष बोलेगा। तो हम लोग उसकी 5वीं निगाह से हम लोग ज्योतिष को पढ़ते हैं। सब कुछ वेदों में दिया।
किसी में कोई पार्ट दिया, किसी में कोई पार्ट दिया, किसी में कोई पार्ट दिया, जो रह गया वो पुराणों में दे दिया है। इस तरह ज्योतिष को पूरा किया गया है। गले के अंदर परेशानी, बालों का सफेद होना, अचानक मानसिक क्लेश हो जाना, ये चंद्रमा के कारक है। इसके पीछे पेट खराब का रहना, मीन वालों के लिए बोला हूं सर। मीन, जब चंद्रमा मीन में बैठता है तो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वहीं से पैदा होती है। चंद्रमा यदि वहां बैठा है तो आप मान लीजिए कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम होगी। अचानक मोटा हो जाना या अचानक सूख जाना वहीं से पैदा होगा। ग्रहण के दिन क्या करें मीन वाले के लिए तो सबसे बढ़िया भगवान शिव की आराधना करें। जो गुरु के गुरु हैं वो तो भगवान शिव हैं, समस्त देवताओं के गुरु भगवान शिव हैं। ऐसे में गुरु की आराधना करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आज आपने मुझसे जिस दिन बात कर रहे हैं उस दिन टीचर दिवस है। भगवान शिव को अपना टीचर मान लीजिए। उन्होंने जो उनके ऊपर से नीचे तक उन्होंने दिया, देखा है कि माथे के ऊपर चंद्रमा विराजित है, गले के अंदर विषधर विराजित है, कमर के ऊपर गज की शाला है, नीचे मृगशाला है। आप उनसे सीखें कि कितना उन्होंने अपने कंठ में जहर रखा है। क्यों रखा है? कि जिससे हम लोग मानव जाति ठीक प्रकार रह सके। उनके सिर के ऊपर चंद्रमा है, अर्थात सिर को ठंडा रखो। गज पेट पे है, पेट को गर्म मतलब मुलायम रखो। गज मुलायम होती है खाल। और पैरों को गर्म रखो। पैरों में चांदी के कड़े पड़े हुए हैं भगवान शिव के। आप उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। शिव मतलब एक तरह से योग है, और शिव पूरी सृष्टि और पूरे जीवन का एक आधार है। शिव अपने आप में एक ऐसा अध्याय है कि जिसको आप अगर रोज पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बदलाव संभव है। चंद्रमा पे कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपको। ऐसे में गर्भवती स्त्री को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा उनसे कि अपने पास तुलसी की माला रखें या तुलसी के पत्ते रखें दिन में तोड़ के। उस दिन संडे है तो शनिवार को आप मंगा के रख सकते हैं। और साथ में गेरू का लेप अपने पेट और अपनी कमर पे लगाएं, जो भी गर्भस्थ स्त्रियां हैं उनके लिए। तो आपका जो बच्चा है, आपका जो शिशु है, वो सुरक्षित रहेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल शांत और एक तरह से प्यार का प्रतीक माना जाता है, और हम चंदा मामा भी कहते हैं। तो यही चंदा मामा ग्रहण के रूप में 7 सितंबर को रात्रि 9 बजे से 1 बजे रात तक का समय रहेगा। सवाल यह है कि अगर आप धर्म, संस्कृति, आस्था में अगर विश्वास करते हैं तो एक एक पग आप धर्म संस्कृति के हिसाब से चलते हैं तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा जरूर होता है। सवाल खड़े करने वाले सवालों के घेरे में जरूर खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।